अच्छा, तो यार बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग बात शुरू करते हैं अपनी। सबसे पहले यार देखो, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, इसको समझना बहुत आसान है। इस पे कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा हम ये वाली बात कर लें। तुम लोग ने अभी तक जो है ना ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है। अब मैं इसको और बाइनॉमियल को कंपेयर करके तुम लोग को दिखाता हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है। तुमको अगर याद हो तो DRV जब तुम बना रहे थे, DRV टेबल जब बनाते थे, उस वक्त ऐसा होता था कि यार एक इवेंट हैपन कर रहा है, उसके बाद एक और इवेंट हो रहा है। जैसे जब वो कोई कैप्सिकम वाला केस जो था, तुम एक कैप्सिकम पिक करते हो, फिर दूसरी पिक करते हो, फिर तीसरी पिक करते हो, वन आफ्टर अनदर चल रहा है। जब भी ऐसा हो ना, तुम्हारे पास वन आफ्टर अनदर हो रहा हो, और वो एक तो सबसे बड़ी बात होगी सवाल में की गिव अवे होगा कि वो तुमसे बोलेगा ड्रॉ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और यूजुअली ये सवाल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के साथ मिल के आता है। तो आपने इसमें जो है ना टेबल बना देना है, ये तो आपको पता है। इसमें एक और बड़ी की फैक्टर है, एक बड़ा की टेक अवे है कि ये सवाल जो है ना, इसमें हम कभी कभी आपको विदाउट रिप्लेसमेंट भी दिखेगा, कभी कभी आपको विद रिप्लेसमेंट भी दिखेगा। दोनों केसेस पॉसिबल है। उसके आपने ये दो फार्मूलाज भी पढ़े इनमें, इसमें अप्लाई करने के लिए ये बिल्कुल ये बात आपको आती है। जब हम लोग बाइनॉमियल की बात करते हैं तो यार बाइनॉमियल में जो है ना, वो तुमको इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह पहले से बता देगा कि कितनी बार इवेंट होना है। जैसे उसमें याद है वो कैप्सिकम वाले क्वेश्चन में तुम्हें उसने कहा था कि तुम 3 कैप्सिकम्स पिक कर रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स 3 थे आपके पास, कि 3 चीज़ें हैपन करेंगी। उसी तरीके से यहाँ भी वो आपको नंबर ऑफ़ इवेंट्स पहले से फिक्स करके दे देगा कि यार इतनी बार ये होना है। अब इसके अंदर जो एक डिफाइनिंग फैक्टर है ना, वो ये है कि इसमें सक्सेस रेट आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे तुम्हें याद है उस वाले क्वेश्चन में, मुझे अगर शायद सही याद पड़ रहा हो या शायद गलत हो, कि हमारे पास 4 ग्रीन थी और टोटल हमारे पास 12 थी। तो पहली पिक पे हमारे पास 4/12 था, अगर ऑल ग्रीन लें तो फिर 3/11 था, फिर 2/10 था। मतलब हर पिक पे बार बार आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ इफेक्ट हो रही हैं। जो तुमने प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हो तो ये कह सकते हो कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लाजमी है कि वो इंडिपेंडेंट हो। लाजमी है कि तुम अगर एक डाइस रोल कर रहे हो और तुम्हें 3 चाहिए अपना एक्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, तो अगली बार जब रोल करो तुम 3 को रिमूव ना कर दो, वो बाद में भी 1/6 ही रहे। अगर तुम कैप्सिकम्स को निकाल रहे हो बैग से, तुम्हें 3 निकालनी है, तीनों ग्रीन चाहिए, तो पहली बार में 4/12 था, तो अगली बार भी 4/12, तीसरी बार भी 4/12 होना चाहिए। ये लाजमी है। ऐसा नहीं होगा तो सवाल बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब इसमें जो तुम्हें की चीज़ दिमाग में रखनी होगी वो ये है, अभी इसमें हम बात करेंगे आगे आके। इसको डिनोट करने का तरीका ये समझ लो। क्वेश्चन में वो यूजुअली ये नहीं लिखता है, लेकिन आप लिख सकते हो, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। अब इसका मतलब क्या है वो ज़रा समझो। हमने बोला था कि हम डिनोट कैसे करेंगे, इसको बताने के लिए कि हम बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। हम ये लिख के देंगे, इसका मतलब क्या है अब ज़रा ये समझो। ये बता रहा है कि जो आपका वेरिएबल जो x है ना, वो फॉलो कर रहा है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैसे पता लग रहा है हमें? ये वेरिएबल x जो है ना, ये बता रहा है कि अगेन ये आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x है। ये बार आपको बता रहा है कि ये फॉलो किस चीज़ को कर रहा है। ये b डिनोट कर रहा है आपका बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और इस बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को आप डिफ़ाइन कर रहे हो। कैसे डिफ़ाइन कर रहे हो? 2 वैल्यूज़ हैं n और p, ये आप लिख के दोगे वहाँ पे। n क्या चीज़ है? n आपके टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स होंगे जितने अकर करने हैं। और p क्या चीज़ है? p हमारा सक्सेस रेट होगा, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था। ठीक है। अब बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर सवाल में आप लगाओगे तो आप पहले देखोगे कि ये सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं कि नहीं। अगर ये सारी कंडीशंस, ये 4 की 4 कंडीशंस मीट होती हैं, उसके बाद ही आपको अलाउड है कि आप सवाल में बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हो। क्या क्या कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन है कि एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा हो। n नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट होना लाजमी है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो भाई कि बस करते जाएंगे जब तक आंसर आ जाएगा। वो बोलोगे तो वो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है।
बताएगा कि यार आप डाइस रोल कर रहे हो तो आप डाइस को 10 दफ़ा फेंक रहे हो, आप कॉइन फ्लिप कर रहे हो तो आप कॉइन को 20 टाइम्स फ्लिप कर रहे हो। वो एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा कि कितनी दफ़ा उसने अकर करना है। दूसरी बात ये है कि तुम्हारे सारे आउटकम्स फिक्स्ड होंगे क्योंकि डिस्क्रीट है ना। डिस्क्रीट का मतलब क्या है तुम्हारे पास? मतलब ये है कि तुम अगर डाइस रोल करते हो तो कितने आउटकम्स आ सकते हैं तुम्हें पता है यार कि तुम्हारे पास 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं ना कि 2.1 आ जाए या 7 आ जाए, नहीं है ना पॉसिबल। क्योंकि तुमने जो एक्सपेरिमेंट तुम करने जा रहे हो तुम्हारे पास वो एक्सपेरिमेंट अकर करने से पहले ही जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं तुम्हें पता है कि क्या क्या अकर कर सकता है। लेकिन अगर हम जाएं कह लो कि जितने कह लो कि लड़के तुम्हें दिखें उनकी तुम्हें हाइट मेजर करनी है यार। अब हाइट एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। अगर तुम सेंटीमीटर्स में हाइट को देखोगे तो तुम्हारे पास किसी की हाइट 170 होगी, किसी की 180.5 हो जाएगी, किसी की 181 हो जाएगी, पॉइंट 1। अगर बिल्कुल एक्यूरेसी से मेजर करो तो किसी की 180.25 भी आ रही होगी। तो काफ़ी कह लो कि जो है ना एक बहुत बड़ा स्प्रेड होगा वैल्यूज़ के बीच में। मतलब तुम यू कैन नॉट पॉसिबली लिस्ट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स बिफोर इवन स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट। कोई ना कोई ऐसी वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आ सकती है जो तुमने शायद नहीं एंटिसिपेट की थी लेकिन वहाँ पे आ गई। तो वो हमारे पास एक डिस्क्रीट आउटकम नहीं कहलाएगा। लेकिन इस केस में जैसे एक डाइस को थ्रो कर रहे हो, जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं तुम्हें पहले से पता है तो तुम उसको डिस्क्रीट कहोगे। ठीक है, आगे आओ। तो हम बात करते हैं कि तीसरी कंडीशन ये है कि उसमें सक्सेसेस हों और फेलियर्स हों, दोनों डिफाइंड हों। और कैसे डिफाइंड हो? ऐसे डिफाइंड हो कि सक्सेस की जो वैल्यू है ना और फेलियर की जो वैल्यू है दोनों को जब तुम ऐड करो तो 1 बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई आउटलायर बचा हुआ हो। जैसे कि ये वाली बात कि हेड्स और टेल्स है, ऐसा नहीं है कि कॉइन तुम्हारा बीच में अटक जाए, ऐसे नहीं पॉसिबल। तो कोई ना कोई तुम्हारे पास वैल्यू जो है ना ऐसी नहीं बचनी चाहिए। दोनों मिला के 1 बनने चाहिए और दोनों की वैल्यूज़ हमेशा फिक्स होनी चाहिए, जो कि चौथी कंडीशन है तुम्हारी कि n की वैल्यू, p की वैल्यू, q की वैल्यू, r की वैल्यू थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट रहनी चाहिए, चेंज ना हो। डिफरेंट क्वेश्चन के पार्ट्स में वो चेंज कर सकता है क्योंकि फिर वो एक्सपेरिमेंट ही चेंज कर रहा है। लेकिन जब तक तो वो क्वेश्चन उस पार्ट को तुम सॉल्व कर रहे हो ना, उस पार्ट के बीच में ये वैल्यूज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये बातें पूरी होंगी तो हम कहेंगे कि हाँ, सवाल बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बैठ रहा है और हम उसको इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है कि तुमको रिक्वायर्ड है कि यार x r टाइम्स अकर करे, r टाइम्स हो जाए x, तो उसका फॉर्मूला होगा NCR मल्टीप्लाइड बाय सक्सेस रेट की पावर n मल्टीप्लाइड बाय फेलियर रेट की पावर n माइनस r। ये तुम लोगों को देखा देखा लग रहा होगा, तुम लोगों ने ए लेवल्स में बायनॉमियल एक्सपेंशन के अंदर भी तुम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। बायनॉमियल एक्सपेंशन में तुम ये करते थे ना, NCR ए की पावर आपकी n माइनस r और b की पावर r, उसमें ऐसे लिखते थे। तो ये भी एक बड़ी गंद हो सकती है कि तुम इनको मिक्सअप कर दो। तो ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। अब ज़रा हम आगे चलते हैं, ज़रा कुछ बेसिक से सवाल देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन बन कैसे सकता है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये r लिखेंगे और वहाँ पे n माइनस r आएगा, ये रहा। क्योंकि जितने बार रिक्वायर्ड सक्सेस तुम उसको यहाँ लगाओगे ना, ये फॉर्मूला आपके पास आपकी EMF 19 में भी गिवन होगा, तो टेंशन नहीं लेना इसकी। खैर, अब ज़रा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। तो मैं बता रहा है कि अ फेयर डाइस इज़ थ्रोन 20 टाइम्स, ठीक है, ये बात तो बताई इसने। और कहता है कि x डिनोट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द डाइस लैंड्स ऑन अ मल्टीपल ऑफ 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड्स ऑन x एग्जैक्टली ट्वाइस। अब बिफोर इस पे हम लोग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करें, पहले जरा इसकी 4 कंडीशंस देखते हैं कि वो मीट हो रही हैं कि नहीं। तो यार पहली कंडीशन थी कि रिपीटेड एक्सपेरिमेंट हो, तो यार रिपीट हो रहा है एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल हो रहा है, तुम बता रहे हैं कि इतनी दफ़ा रिपीट होना है। उसके बाद अगली कंडीशन है कि फ़िक्स्ड आउटकम्स हो, तुम डाइस को थ्रो कर रहे हो, तुम्हें पता है कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के अलावा कुछ और नहीं आ सकता, तो ये बिल्कुल फ़िक्स्ड आउटकम्स हैं इसके।
तीसरी चीज़ और चौथी चीज़ कहती है कि एन पी क्यू आर कॉन्स्टेंट होने चाहिए और सक्सेस और फेलियर्स होने चाहिए। अब देखो सक्सेस और फेलियर्स कैसे डिफाइन हो रहा है, तो मैंने बताया कि मल्टीपल ऑफ 2 पे लैंड करेगा तो x है। मल्टीपल ऑफ 2 कौन से होते हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इनमें से मल्टीपल्स ऑफ 2 आपके पास ये 3 है, ये x है। तो अब तुम देखो तुम्हारे पास यहाँ पे सक्सेसेस और फेलियर्स आइडेंटिफाई हो गए कि 1 3 और 5 फेलियर है, 2 4 और 6 सक्सेस है। तो ये आपकी थर्ड कंडीशन को मीट करता है। फोर्थ कंडीशन क्या है कि एन पी क्यू आर कॉन्स्टेंट हो। अब पी की वैल्यू क्या है, पहले वो आइडेंटिफाई करो। यार मेरे पास पी की वैल्यू जो आ रही है ना, वो आ रही है 3/6, जिसको मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ। और फेलियर की वैल्यू मेरे पास अगेन वो भी 0.5 भी आएगी, क्योंकि 1 3 और 5 है। तो मेरे पास P की वैल्यू फिक्स हो गई, Q की वैल्यू फिक्स हो गई, 20 जो कि N की वैल्यू है वो भी फिक्स हो चुकी है। अब ज़रा सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कहता है कि द डाइस लैंड्स ऑन X एग्जैक्टली ट्वाइस। क्या सवाल तुमसे ये मांग रहा है? बिल्कुल ये मांग रहा है। तो हम ये कैसे निकालेंगे? तुमने ऊपर अभी फॉर्मूला देखा है, उस फॉर्मूला को एज इट इज़ अप्लाई कर दो यहाँ पे। तो फॉर्मूला था हमारे पास NCR P की पावर R Q की पावर N-R। तो ये बन जाएगा तुम्हारा N कितना है भाई, N 20 है, C R आपका 2 है, P की वैल्यू आपके पास है 1/2 लगा लो, 0.5 दोनों चलेगा, कोई मसला नहीं है। पावर 2 और फेलियर का रेट भी आपके पास 1/2 है, जिस पे आप लगाओगे 20 - 2। तो आपकी एट द एंड जो वैल्यू बनती है ना, वो अगर आप कैलकुलेट करो तो वो बन जाएगी 1.812 इंटू 10⁻⁻4। इसको तुम एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आती है?